दोस्तों, अब पहला वीडियो में आप लोग देखे हैं कि कुछ चैप्टर बाकी था। अब हम लोग यहाँ दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आप यहाँ से नया पॉइंट चालू करेंगे। देखते हैं। ठोस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी निश्चित आकार और आयतन हो। ठोस क्या है? कोई एक पदार्थ है। मान लीजिए ये एक पदार्थ है, इसका एक आकार है और इसका आयतन है निश्चित, तो इसको हम लोग बोलेंगे। और इसमें जिसमें क्या होता है ना, इसका पूरा सघन होता है, इसको हम लोग ठोस कहेंगे। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ये हमारा ठोस हो गया। जी सर। ठीक है, जी सर। ये हमारा ठोस हो गया। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वो ठोस हो गया। अब हम लोग द्रव के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसकी निश्चित आयतन हो और अनिश्चित आकार। यस सर। आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। जैसे ये हमारा वाटर बोतल ले लेते हैं, ये वाटर बोतल है। देखिए, वाटर को जब इसमें डालेंगे तो इसका तो आयतन बन जाएगा। आयतन हो गया, ये इतना वाटर भरा हुआ है। लेकिन क्या वाटर को आकार होता है? निश्चित नहीं होता। अगर यही वाटर को अगर हम एक गिलास में डाल देंगे तो ये गिलास का आकार ले लेगा। मतलब हो गया कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि उसको जिसमें डालेंगे उस आकार का बन जाएगा, लेकिन आयतन वो निश्चित रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे द्रव। उसको क्या कहेंगे? द्रव। अब है गैस। वैसे पदार्थ जिसकी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है, ना ही उसका आकार होता है निश्चित और ना ही आयतन। मान लीजिए ये बैलून है। बैलून में क्या है? इसमें हम हवा भर दिए हैं। बैलून में हवा भर दिए। इसमें क्या है? इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये दब जाएगा। आयतन अगर रहता तो ये प्रेस नहीं होता। और इसका क्या है? आकार निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है। जितना भरेंगे उतना भरेगा, आकार भी बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वो गैस है। और एक ऐसा वर्ड हो गया एक्वा, जिसको इंग्लिश में भी एक्वा बोलते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। लिक्विड में होती है, विलियन होता है, सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग एक्वा बोल देते हैं। और लिक्विड कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कोई चीज़ का जूस एक लिक्विड है, लेकिन जूस को हम एक्वा नहीं कर सकते। एक्वा क्या है कि कोई ऐसा विलियन है जिसमें कोई केमिकल का मात्रा कम है लेकिन वाटर का मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग एक्वा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। चलिए दिखाते हैं कि ये समीकरण दिया हुआ है, इसको संतुलित हम कैसे करते हैं। ये संतुलित नहीं किया हुआ, ये समीकरण अभी लिखा हुआ है, तो इस तरह का समीकरण को हम लोग कंकालिक समीकरण कहते हैं। कंकालिक समीकरण। और जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तब उसको संतुलित समीकरण कहा जाएगा। तो कंकालिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उसके तत्व को ध्यान रखना पड़ता है, अभिकारक और उत्पाद का। और इसमें तत्व कौन कौन है लिख लेते हैं। फेरस है, Fe। दूसरा तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। और तीसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन है। अब इसमें अभिकारक में देखेंगे इसका तत्व कितना है। इसमें कितना तत्व है? एक। इसमें फेरस कितना है? 3। अभी उत्पाद में 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हमको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे, ये 3 हो गया। फेरस हमारा बैलेंस कर दें। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। इधर भी कितना है? 2, ये बैलेंस है। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? अभिकारक में 1। उत्पाद में कितना ऑक्सीजन? 4। यहाँ बैलेंस नहीं है, 4 से यहाँ गुना किए हैं, ये 4 हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 से गुना किए हैं, मतलब हम यहाँ पे 4 दे दिए हैं, तो यहाँ पर 4 दे देते हैं, तो ये हमारा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं H2। अब इसको समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे हम 3 दिए हैं, मतलब यहाँ पे अभिकारक में 3 से मल्टीपल किए हैं। हाइड्रोजन में ये
ठीक है, हाइड्रोजन रहने दे। ऑक्सीजन में देखो अभी कारक में 4 से मल्टीपल किया है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 4 से मल्टीपल करना होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे हमको 4 से गुना करना होगा, ये हमारा 8 हो गया। और यहाँ पे 4 से गुना किया तो यहाँ पर भी 4 से गुना करना होगा, जो 8 हो गया। तो अभी कारक में भी 4 से गुना करना होगा हाइड्रोजन में, और उत्पाद में भी 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे ये हमारा उत्पाद हो गया, यहाँ पर भी 4 से गुना कर दिए। अब इसको 4 से यहाँ पर गुना किए, 4 से यहाँ गुना किए हैं, और ये हमारा जब दोनों तरफ तत्वों का बराबर कर दिए तब ये हमारा बन गया संतुलित समीकरण। इसको कहेंगे हम लोग संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, नए पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट कहा गया है बुक में कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। संतुलित नहीं करेंगे तो क्या होगा और आखिर जरूरी क्यों है। तो हम आपको पहले ही बता दिए संतुलित, इस टॉपिक से पहले, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, वहाँ संतुलित करके दिखाएं। अब हम लोग को क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि आखिर ये करना जरूरी हम लोग को क्यों पड़ता है। तो इसका कारण समझिए, क्या ये होता कैसे। द्रव्यमान के सिद्धांत से, द्रव्यमान का सिद्धांत से, कोई भी वस्तु द्रव्यमान भार, उसके सिद्धांत से कहा गया है कि कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ है वो ना ही उत्पन्न होता है ना ही बर्बाद होता है, सिर्फ क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया, और ना ही बर्बाद किया जाता है। और दूसरा पॉइंट, इसलिए जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतना ही पदार्थ उत्पाद में उत्पन्न होंगे, दोनों साइड बराबर होगा। जितना अभिक्रिया में भाग लेगा उतना ही उधर उत्पन्न होगा। और हमको दोनों तरफ, अगर कुछ तत्व की कमी हो जाता है या तो गैस बन के उड़ जाता है, तो वो आखिर उड़ गया तो वो क्या हुआ, चेंज हो गया, पदार्थ में परिवर्तन हो गया, तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए संतुलित करना पड़ता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ द्रव्यमान बैलेंस रहे। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग आगे पर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रासायनिक समीकरण का प्रकार। रासायनिक समीकरण जो हम लोग पढ़े, पहला हम लोग का चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण जनरली 5 टाइप का होता है, और इनमें इसके अंदर भी छोटा छोटा टाइप है, 1-2 ठो, किसी का और किसी का नहीं है। संयोजन अभिक्रिया, ये पहला टाइप है रासायनिक समीकरण का। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कम्बिनेशन, संयोजन, जुड़ना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब बिछड़ना, वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोजिट हो जाना। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, विस्थापन, एक जगह से स्थानांतरित करना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो आदमी को एक जगह से डिस्प्लेसमेंट करना, एक्सचेंज कर देना। उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीजन का इंक्रीजिंग और हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग, हाइड्रोजन का इंक्रीजिंग। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का इंक्रीजिंग होगा, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो रिडक्शन, इसको हम जानते हैं। और अब हम एक एक करके पांचों टाइप को डिफाइन करते हैं और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, इसे नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक एक करके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पहला टाइप था, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट था हम लोग का संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन मतलब क्या होता है, साथ में जुड़ना। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर, अब संयोजित होकर मतलब जुड़कर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हैं, संयोजित होकर मतलब जुड़ के, आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ए एक तत्व है और एक तो बी तत्व है, दोनों मिलके क्या बनाया, ए बी, एक नया तत्व बना दिया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयला का जलना हो गया कार्बन, कोयला को कार्बन सी बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो O2 हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ा तो CO2 बनाया, ये नया प्रोडक्ट बना दिया।
कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों मिलकर नया बनाए। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और नया एक और एग्जांपल ले लो, जल का बनना, जल का बनना। ठीक है दोस्तों, जल किससे बनता है? हाइड्रोजन लेते हैं H2+O2, हाइड्रोजन का 2 अणु लेते हैं और ऑक्सीजन का 2 अणु देते हैं और ये मिलके H2O बनाता है, H2O। ये बना दिया, जल का बनना हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन मिलकर H2O बना दिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर तो कार्बन ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है, यहाँ पे एक ही है। तो हमको यहाँ पे 2 देना होगा बैलेंस करने के लिए। अगर हम अभी बैलेंस नहीं करेंगे तो इसको कंकालिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे 2 दिए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो हमको यहाँ पर भी 2 देना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर बराबर करना होगा दोनों का। यहाँ पहले हम समझाए थे किस चीज़ के सिद्धांत पे? द्रव्यमान के सिद्धांत पे। तो यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान होना चाहिए इक्वल, इधर भी और इधर भी। द्रव्यमान के सिद्धांत के अनुसार से हम लोग ये बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अब हम अगले टाइप में पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले टाइप के ओर चलते हैं। रासायनिक अभिसमीकरण का कितने टाइप होते हैं उसमें से हम पढ़ लिए पहला टाइप। अब दूसरा टाइप देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, देखिए यहाँ पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं। ये एक कोई अभिकारक है, ये टूट रहा है और बन रहा है B+C में बन रहा है। एक अभिकारक वियोजित होकर, ये जो है, या तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, AB एक अभिकारक है, वो A और B में टूट जा रहा है। ये मिलके AB था दोनों, ये अभी एक है, ये दोनों AB अभी एक है। जैसे ही यहाँ पे हम इसको हीट किए, ये AB में टूट गया। ये एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल, एक्चुअली में ये रासायनिक एग्जाम्पल नहीं है, ये समझाने के लिए दिया गया, जैसे मैथ में लेटेस्ट मान लेते हैं उस तरह से। ये भी टूट के AB बनता है। वियोजित होकर मतलब टूट कर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम रियल एग्जाम्पल देते हैं। पहला हम दिए थे कोयले का जलना, तो क्या बन रहा था? कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो ये CO2 बनता था। लेकिन हम इसमें उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। एक ही एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि उसमें और इसमें दोनों में याद करने में आपको आसानी हो। अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक अभिकारक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट गया, या 2 से ज़्यादा भी टूट सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब हम ये यहाँ पे देखते हैं, कार्बन सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल डबल है, यहाँ भी डबल है, ये संतुलित है हमारा। और फिर वो जल वाला ले लेते हैं H2O, इसको हम हीट करेंगे तो H2+O2 में टूटेगा। अब यहाँ भी वही करते हैं, ऑक्सीजन डबल है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से यहाँ भी मल्टीपल कर देते हैं। ये हमारा वियोजन हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ने जा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया हम लोग भी पढ़े हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा टाइप था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का 3 टाइप होता है, उसमें वियोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, और दूसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में फोटोलैसिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है, और विद्युत वियोजन अभिक्रिया जिसको इलेक्ट्रोलैटिक डिकम्पोजिशन अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इन तीनों का डिफाइन करेंगे और बताया जाएगा आपको। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया का जो 3 टाइप था, उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझिए। वैसा अभिक्रिया जिसे वियोजित करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। वैसा अभिक्रिया जिसमें वियोजित करने के लिए पहले बता चुके हैं कि टूटने के लिए, वियोजित करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, उसे ऊष्म वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखनी है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग उष्मा दिए, हीट किए, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। और ये रिएक्शन जो बना ये हमारा सॉलिड में था, हीट दिए हैं, ये सॉलिड में रहा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम दूसरे पॉइंट में चलेंगे। दूसरा पॉइंट समझिएगा दोस्तों कि वियोजन अभिक्रिया का दूसरा पॉइंट टाइप जो है वो क्या है। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसे वियोजित होने के लिए, टूटने के लिए करंट या विद्युत की जरूरत पड़ती है, उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए। जैसे हमारा H2O है, इसको तोड़ने के लिए हमें करंट देना पड़ता है, करंट विद्युत की जरूरत पड़ती है। इसमें करंट देते हैं तो हमारा ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में। एक बार और समझिएगा, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसे वियोजित होने के लिए करंट का मतलब विद्युत की जरूरत पड़ती है और उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। H2O ले लिए, जब इसको करंट दिए तो ये हमारा दो भागों में टूट गया, H2 प्लस O2 में। अब इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दे दिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 दे दिए, हाइड्रोजन 4 हो गया। इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर अगला पॉइंट को तुरंत बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसे वियोजित करने के लिए या होने के लिए प्रकाश सूर्य की किरण की जरूरत होती है। मतलब अभिक्रिया है, उसको टूटने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? सनलाइट की, तब वो वियोजित होता है। सनलाइट डालेंगे तब वो टूटेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जो प्रकाश से वियोजित होता है उसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखिए समझाते हैं आपको कि एग्जाम्पल क्या है बुक में। यहाँ पे लिया गया है AgCl एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट देते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाता है। AgCl सॉलिड है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको सनलाइट देना होगा, प्रकाश मतलब समझ जाइएगा, सनलाइट है, सूरज की धूप है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को, AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देंगे तो हम लोग सिल्वर और क्लोराइड में टूटेगा। नोट कीजिए इसको, एक बार और समझ लीजिए। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जिसको प्रकाश डालने पर वो वियोजित हो जाता है। सूर्य के यहाँ लिखे हैं, वैसे अभिक्रिया जिसे वियोजित करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। प्रकाश का मतलब सूर्य की किरण, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हो गया AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड में है, इसको अलग करेंगे सिल्वर और क्लोराइड को अलग, तो सनलाइट डालना होगा जिससे हमारा सिल्वर बन जाएगा और क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको।